नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई सुबह और आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आप सबको शिद्दत से, बेसब्री से, बेताबी से उनके रूबरू होने का इंतज़ार होता है, तो इंतज़ार की इस बेचैनी को ख़त्म करते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं, खुश आमदीद कहते हैं पुरतपनतम हकीम साहब। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हकीम साहब के ताज़ा बताज़ा कलाम से भी आपको रूशनास करवाएं, आइए एक छोटे से क़स्से से आगाज़ करते हैं, बल्कि गुज़श्ता से पेवस्ता वाक़यात हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के बारे में बता रहे थे कि इनफरादी जो उनकी आजमाइश थी या इम्तिहान थे, किस तरह उसमें वो साबित कदमी से खरे उतरे, पूरे उतरे। उसके बाद ये सिलसिला उनके अहलो अयाल के साथ भी जारी सारी रहता है। हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ौजा हज़रत सारा को लेकर जब मिस्र पहुँचते हैं, फिर वहाँ मिस्र का जो बादशाह था उसने अपनी साहिबजादी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के सुपुर्द कर दिया, उनकी खिदमत में दे दिया और उन्होंने उनका निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करा दिया। हज़रत हाजरा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी वो शीरखार थे, दूध पीते बच्चे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने शीरखार बच्चे और अपनी बीवी को जाकर एक बेआबू गया सहरा में जाकर छोड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे भी अल्लाह का हुक्म समझा और इस इम्तिहान को भी वो पूरा करने के लिए निकल पड़े, अपनी बीवी और बिल्कुल नौमौलूद छोटा सा बच्चा जो दूध पीता था उन्हें लेकर। जब उस सहरा में पहुँचे, ज़ादे राह के तौर पर खजूर थे और पानी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहाँ छोड़ा और वापस लौटने लगे। तो हज़रत हाजरा ने उनसे दरियाफ़्त किया कि आप हमें यहाँ किसके सहारे छोड़े जाते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ते रहे। हज़रत हाजरा उनसे दरियाफ़्त करती रहीं। दूसरी बार भी पूछा कि क्या अल्लाह के सहारे छोड़े जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिला दिया। तो हज़रत हाजरा ने जो कलिमात कहे वो रहती दुनिया तक एक ख़ातून की अल्लाह ताला पे तवक्कुल, यकीन और साबित कदमी को रोशन करने के लिए आबिज़र से लिखे जाने के लायक हैं। उन्होंने ये कहा कि फिर तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। और वाकई हम ये देखते हैं कि वो अपने बच्चे के साथ वहाँ अकेली रह गई। चारों तरफ दरिंदों का ख़तरा है, ना कोई आदमी, ना आदमजाद, कोई वहाँ पर ना इंसान है, ना चरिंद परिंद है, बिल्कुल अकेली हैं, तन्हा है और वो छोटा सा बच्चा है। पानी पीती रहीं, खजूर खाती रहीं, बच्चे को दूध पिलाती रहीं। जब ये भी ख़त्म हो गया सामान, तो बच्चे की भी बेकरारी बढ़ी और माँ की भी बेचैनी बढ़ी। बच्चा भूख और प्यास से तड़प रहा है और माँ उस बच्चे की बेचैनी को देखकर तड़प रही है। बच्चे को एक जगह पर लिटाकर पानी की तलाश में कभी कोहे सफ़ा पर जाती हैं, कभी मरवा की तरफ जाती हैं, फिर वापस आती हैं, बीच में देखती हैं कि बच्चे को कोई दरिंदा तो उठाकर नहीं ले गया। तो अल्लाह ताला को उनकी ये अदा इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने हज़रत हाजरा के इस अमल को अल्लाह ताला ने हज के अरकान में से, मनासिक में से एक रुकन करार दे दिया, जिसे हम सफ़ा और मरवा के दरमियान साई कहते हैं। और आज तक जो हुज्जाज कराम हैं वो इसे ज़रूर अदा करते हैं। इसी बीच जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पानी की प्यास की शिद्दत से, पानी की वजह से तड़प रहे थे, तो उनकी एड़ियाँ जहाँ वो रगड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने वहाँ पर आब ज़मज़म यानी एक चश्मा पानी का जारी कर दिया। और इस चश्मे को जब हज़रत हाजरा ने कहा, देखा कि बहुत तेज़ी से पानी जो है वो उबल रहा है, फैल रहा है। उन्होंने कहा ज़मज़म, ठहर जा। इसका नाम इसीलिए आज भी जो है वो ज़मज़म है, कोहे ज़मज़म कहलाता है, चाहे ज़मज़म कहलाता है, यह ज़मज़म का कुआं। और पानी जो है फिर उन्होंने उसकी मुंडेर बना दी, वहाँ पर पानी देखा, जब परिंदे देखे तो काफ़िला आया और वहाँ पर वो एक बस्ती चली गई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी पूरी हो गई जब उन्होंने अल्लाह ताला से मांगी थी कि मेरे औलाद को मैं तो अकेला बेसहारा छोड़ आया हूँ एक ऐसी वादी में जहाँ ना कोई खेती बाड़ी है, ना आदमी है, ना आदमजाद है, तो तू उनकी हिफाजत करना और इस शहर को लोगों के लिए जो है वो मरजए खलायक बना देना कि वो यहाँ आएँ, तुझे याद करें। और इस तरह से वो एक इलाक़ा जो पहले बक्का कहलाता था, फिर वो मक्का के नाम से आबाद हुआ। तो अब हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके अंदर अल्लाह ताला ने कूट कूट कर सब्र व सबात रखा था, लेकिन एक ख़ातून का अल्लाह पर यह तवक्कुल, अपने शौहर पर यह यकीन कि वो जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। और जब अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया है तो फिर घबराना कैसा, पछताना कैसा, डरना कैसा, वो कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। और वाकई अल्लाह ने उनके यकीन की लाज रखी। तो
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کو صنف نازک کہا جاتا ہے، لیکن خواتین کا، بہت ساری خواتین کا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ صنف نازک نہیں ہے، بلکہ اگر کبھی موقع پڑتا ہے تو وہ مردوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور مستقل مزاج، مستحکم ثابت ہوتی ہے۔ ایک غزل یاد کر رہا تھا اتنی دیر میں آپ کے واقعے سے متعلق، لیکن پتہ نہیں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں، کہ مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا ہے، اس کا دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں آ رہا، مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا ہے، اور جانے کیا مصرع تھا اس کے بعد، لیکن وہ شعر میں نے اسی پر کہا تھا کہ ان اشکوں کو بھی اب پینا پڑے گا، ان اشکوں کو بھی اب پینا پڑے گا، یہ پانی آب زمزم ہو گیا ہے، کیا بات ہے، مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا۔ اور ثانی مصرع میں بھول گیا، مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا ہے، اور یاد نہیں آ رہا، اور یہ ان اشکوں کو بھی اب پینا پڑے گا، یہ پانی آب زمزم ہو گیا ہے، اور اسے چاہا تو اس شدت سے چاہا، اسے چاہا تو اس تو شدت سے چاہا، اس شدت سے چاہا، جو نامحرم تھا محرم ہو گیا ہے، اور مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا ہے۔ یہ تو مجھے شعر یاد آ گیا، لیکن تازہ غزل تو میرے پاس ہے، معافی چاہوں گا، وہ ارشاد مطلب حکیم صاحب۔ پورا یاد نہیں آیا، نہیں تو اسی واقعے پر میں نے اشارت شعر کہے تھے کہ مجھے جب سے تیرا غم ہو گیا ہے۔ شعر دیکھیں، مطلب عنایت میرے اشک ندامت تیرے غم سے میری عزت ہے، میرے اشک ندامت تیرے غم سے میری عزت ہے، کم از کم تیرے در پر چشم نم سے میری عزت ہے، کم از کم تیرے در پر چشم نم سے میری عزت ہے، اور تیری خاطر اگر میں بن پیے لغزیدہ رہتا ہوں، تیرے خاطر اگر میں بن پیے لغزیدہ رہتا ہوں، یہ معمولی عمل ہے، اس بھرم سے میری عزت ہے، کیا کہنے، یہ معمولی عمل ہے، اس بھرم سے میری عزت ہے، اور مجھے تشنا رکھا پینے میں پھر آسودگی کر دی، مجھے تشنا رکھا پینے میں پھر آسودگی کر دی، میرے ساقی یہ سب تیرے کرم سے میری عزت ہے، میرے ساقی یہ سب تیرے کرم سے میری عزت ہے، بدلتے دور میں دونوں کا ماہر کر دیا مجھ کو، بدلتے دور میں دونوں کا ماہر کر دیا مجھ کو، میری شمشیر سے میرے قلم سے میری عزت ہے، کیا کہنے، میری شمشیر سے میرے قلم سے میری عزت ہے۔ اور مقطع کا شعر، یہاں اشک ندامت طور میرے کام آتے ہیں، یہاں اشک ندامت طور میرے کام آتے ہیں، تیرے دربار میں دیدہ نم سے میری عزت ہے۔ بہت شکریہ۔ بے شک، بہت عمدہ، بہت عمدہ حکیم صاحب۔ کل کے 3 سوالات انیس صاحب کے ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ انیس بھائی اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بہت جلدی ہم شامل کریں گے۔ پہلی کالر شبانہ فون لائن پر موجود ہیں مہاراشٹر سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، جلدی سے جان لیتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ جی شبانہ۔ السلام علیکم، میرے بھائی بہن کو دونوں کو السلام علیکم۔ اور میرے 2 سوال ہے باجی۔ ہاں۔ اور ایک میری بہن کی لڑکی ہے، وہ 14 سال کی، اور اس کے کیا ہاتھ پیر میں ایسے سن پنا آ گیا، ہاتھ پر کام ہی نہیں دے رہا۔ اچھا۔ اور دوسرا سوال ہے کہ میری بہو ہے، اس کو ایسی بھی شکایت ہے، اور اس کا وزن نا 30 کلو ہے، اور 25 سال کی ہے وہ، اور اس کو جب سیزر ہوگا تھا، لڑکا ہوا نا، تب سے اس کا وزن کم ہی ہوتے جا رہا۔ آپ کی بہو کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ نے بتایا کہ ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں ہاں، اچھا، سیزر ہو گیا نا ان کا، اور جی 2 سال ہو گئے لڑکے کو، 2.5 سال، تو تب سے یعنی ان کا وزن بڑھتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، فی الحال کتنا وزن ہے ان کا؟ ابھی ان کا وزن 30 کلو ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے 40 کلو تھا شادی کے ٹائم پہ۔ جی جی، ٹھیک ہے،
फातिमा साहबा दुआ आप में याद रखिए, वरना आप भी और हकीम साहब भी दुआ इंशाल्लाह। कीजिए इस बंदी के और पूरे उम्मत के लिए भी दुआ कीजिए, ज़रूर अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए कर। इंशाल्लाह। फातिमा साहबा से बात कर रहे हैं, पुणे से फ़ोन लाइन पर हैं। जी फातिमा, सवाल बताइए। फातिमा सुन पा रही हैं हमें? फातिमा अगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरा सवाल है कि मेरी अम्मी को वो रमजान में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो बीमार थी। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए फातिमा, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, बात जारी रखिए। मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी रमजान में, फिर उसके बाद से उनको कहीं लैट्रिन ऐसे 1-2 दिन सही रहती हैं, फिर लैट्रिन होने लगता है और वो बिल्कुल दुबली भी हो गई हैं और उनके जैसे बदन में दर्द, एक हाथ तो हमेशा दर्द करता रहता है, वो नस की दर्द है और ऐसे बदन में दर्द रहता है और उनको लैट्रिन सही से होती बहुत ज्यादा होने लगती है, 3 बार 4 बार 5 बार, फिर 1-2 दिन सही रहेंगी, फिर 1-2 दिन लैट्रिन होने लगेगी। ठीक और मेरा एक लड़का है 3 साल का जी, 3.5-4 साल का है और उसको दाद हो गया है, ऐसे जांघ में दाग है और इससे पीछे। हाँ। उसकी दवा किए, स्किन डॉक्टर को दिखाए थे लेकिन आराम हो गया था, जब तक दवा लगाओ तब तक आराम रहता है, जब तक पिलाओ और जैसे दवा छोड़ो 3-4 दिन के बाद फिर उखाड़ देगा। ठीक, पहले आपकी वालदा का सवाल ले रहे हैं। जी हकीम साहब। देखिए, कोई इन्फेक्शन है उनके पेट में या लीवर में, तो अपने डॉक्टरों की दवाएं भी लें और गोंद स्याह असली आधा ग्राम 2 बार पानी से खिलाएं इनको। गोंद स्याह असली वाला नकली बहुत मिलता है, पानी से खिलाएं तो उनके दर्द के साथ ये मसला भी हल होना मुमकिन है, लेकिन डॉक्टर से भी उनका आप इलाज कराएं। कहीं इन्फेक्शन है और वो बारहा होता है, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। 3.5-4 साल का बच्चा है जिसे दाद की शिकायत है हकीम साहब। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग दवा देने से कासिर हैं, क्योंकि अगर नुस्खा तो है लेकिन अगर आपको बताया और आपने गलती की तो उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो जो इलाज ले रहे हैं अभी वही लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाए, खुदा करे कि उससे पहले ही अच्छा हो जाए। अब इसको ये काम कर सकते हैं बस कि जब वो दूध पीता है तो उसके दूध में आधा चम्मच 2 बार बादाम का तेल मिला के पिला दिया करें, आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच। और फिर ये जब हजम इसको होने लगे तो फिर 1-1 चम्मच भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले आधा चम्मच ही दें और अपने डॉक्टर का भी इलाज करते रहें। जी, अनीस भाई के सवालात ले रहे हैं हकीम साहब। अहलिया को जैसे उन्होंने बताया था कि थायराइड की गांठें हैं गले में, उनके लिए क्या सवाल, क्या हिदायत है आपकी? दूसरे उन्होंने भी कुछ खारिश का ही जिक्र किया था कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसी खारिश हो गई है, खुजली रहती है, तो उसके लिए क्या करें? तीसरा सवाल यह है कि रात को खाने के बाद बेचैनी सी महसूस होती है, जब तक रफ़े हाजत नहीं हो जाती, जब तक क़ज़ाए हाजत नहीं हो जाती, बेचैनी दूर नहीं होती। ये एक ही मरीज है? ये एक मरीज के, ये नहीं, मरीज अलग अलग हैं। एक शख्स के 3 सवाल हैं। थायराइड से मुतालिक जो सवाल है वो अहलिया का है, खारिश का मसला उनका ज़ाती है, और जो पेट में बेचैनी रहती है रात के खाने के बाद, ये भी उनका अपना सवाल है, अपना मसला है। ठीक। अच्छा, देखिए, जिनको पेट की परेशानी है उन्हें चाहिए कि सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें, एक बार और दोहराता हूँ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीजें हम वजन लें, जैसे 100 ग्राम ले ली और पाउडर बनाएं, 1 चम्मच खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पी लिया करें। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, खाने से कबल, आधा घंटा कबल लेंगे तो ज़्यादा फायदा
ممکن ہے، ضرورت پڑے تو بعد میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور تھائرائیڈ اور کے لیے دیکھیے دھنیا 300 گرام اور میتھی کا دانہ 100 گرام اور آنولا 100 گرام، ان سب کو پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ صبح نہار منہ پانی کے ساتھ لیں، اور اس میں 1 چٹکی نمک زیتون جو آپ کے لیے بتایا وہی پانی میں ملا کے اہلیہ کو دن میں 1 بار یا 2 بار دے سکتے ہیں۔ یہ نہار منہ اور رات کو سوتے وقت کھانا بہتر ہے۔ اگر 6-7 مہینے استعمال کریں تو فائدہ ممکن ہے۔ جی، ایک مسئلہ خارش کا بھی ہے حکیم صاحب۔ خارش کے لیے السی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں، زیادہ نہیں بھونی، اور 1 چمچ یا آدھا چمچ السی کھائیں، اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کر 2 گلاس پانی میں ملا کر یہ پی لیا کریں دن میں 1 بار یا زیادہ سے زیادہ 2 بار۔ انشاءاللہ اس میں بھی نفع ممکن ہے۔ جی، شبانہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آ رہے ہیں۔ 14 سال عمر ہے ان کی بھانجی کی، جیسے انہوں نے بتایا کہ ہاتھ پیر جو ہیں وہ کپ کپاتے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا۔ ہاں، کمزور بہو لائے تھے اور کمزوری آ گئی، اللہ شفا دے۔ یہ بہو نہیں ہے حکیم صاحب، یہ ان کی بھانجی کا مسئلہ ہے، بہو کی طرف بھی آئیں گے۔ اچھا جی، یہ مسئلہ ان کی بھانجی کا ہے جو 14 سال کی ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا، مجھے تنبیہ کر دی۔ میرے دماغ میں بہو گھوم رہی تھی ان کی، تو توانائی کم ہے، انشاءاللہ اچھی ہو سکتی ہے۔ بس السی، دھنیا، سونٹ اور میتھی، السی، دھنیا، سونٹ اور میتھی کو ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنائیں، 1 چمچ کھلائیں، اور اس میں گون مورنگا ہم وزن ملائیں، سفید والا، السی، دھنیا، سونٹ اور میتھی 100 گرام لیں، اور 100 گرام سفید گون مورنگا لیں، اس کو پاؤڈر بنائیں، اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام دودھ کے ہمراہ کھانے کے بعد یا پہلے کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے لینا بہتر ہے، 2 مرتبہ دیں، کم از کم 1 مرتبہ، انشاءاللہ ان کو صحت ممکن ہے۔ جی، اب مسئلہ ہے بہو کا کہ پہلے بھی وزن جو شاید انہوں نے بتایا وہ 40 کلو تھا، لیکن بچے کی ولادت کے بعد مزید کمزور ہو گئی ہیں اور وزن اب جو ہے وہ 30 کلو گرام رہ گیا ہے۔ دیکھیے خشخاش 1 چمچ لیں، جو سبھی خواتین جانتی خشخاش کیا ہے، اس کو دودھ میں بھگو کر رکھ دے، تھوڑا یہ وہ ہو جائیں گے تو سل بٹے پر پیسنی ہے 1 چمچ خشخاش، اور پھر یہ ایک گلاس دودھ میں مکس کر لینا ہے۔ لیکن یہ گرائنڈ میں باریک نہیں ہوتی، اس کے سارے فوائد نہیں مل پاتے، جتنی یہ باریک ہوتی ہے اتنا بہتر ہے۔ تو سل بٹے پہ 1 چمچ خشخاش پیسے، اور یہ 1 گلاس دودھ کے ہمراہ، اور اس میں گون مورنگا سفید اصلی والا، یہ نقلی بہت ملتا ہے، سفید والا ہی لیں، پیلا کوئی دے تو نہیں لیں، لال دے تو کوئی نہیں لیں، اصلی سفید گون مورنگا 1 گرام، یہ بھی ایک را میٹیریل ہے، اس کو پاؤڈر بنا کے الگ رکھ لیں، اور 1 گرام اس میں ملا کے دودھ میں روزانہ، اگر رات کو سوتے وقت پئیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے دن میں کبھی بھی پی سکتے ہیں کوئی، لیکن رات میں پینا بہتر ہے۔ اگر رات میں پینا بھول جائیں تو دن میں کسی وقت ضرور پی لیں۔ حکیم صاحب، اس دوران کے ہمارے پاس کچھ اور کالز آئیں، سوالات فی الحال نہیں ہیں میرے پاس۔ آپ کہتے ہیں کہ گوند جو بھی ہے، چاہے وہ گوند مورنگا ہو، چاہے چلغوزے کا ہو، گوند سیاہ ہو، اسے باریک پیس لیں، تو اسے پیسنے کا عمل کس طرح ہو؟ کیا یہ گرائنڈر میں یا کسی طرح آسانی سے پیسے جا سکتے ہیں، یا پھر ان کو پیسنے کا طریقہ کچھ اور ہے؟ نہیں، گرائنڈر میں آسانی سے ہو جاتے ہیں، لیکن
इनको ना पहले ऐसे तोड़ लें, थोड़ा मोटे मोटे होते हैं ये, तो ग्राइंडर तो बहुत ज्यादा मोटी चीज नहीं लेता, वो फंस जाती है उसमें, तो इसे अगर तोड़ लें, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लें और फिर उसमें डालेंगे बिल्कुल। तो जी अभी भाई फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी बच्ची का सवाल है, थायराइड हो गया है इसे, और वो बिल्कुल अनजाने में थे, उसके बाद चेक करा तो 800 mm थायराइड है, हम्म, तो उसका इंतजाम कैसा करेंगे? ये बताइए कि वजन बढ़ रहा है या घट रहा है? घट ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। वजन घट रहा है, ठीक है। जी हाँ, और जनाब बिल्कुल आंखें जो ना बाहर बाहर आ रहे हैं, सिर का दर्द हो रहा है, ठीक है घट रहा है वजन, बढ़ नहीं रहा है। जी। अनु से बात करते हैं, फिर आपका सवाल लेते हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है अनु? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं है। जी हकीम साहब, क्या इनके लिए आपकी तजवीज़ क्या है? वज़न घट रहा है और थायराइड हो गया है बच्ची को इनके। देखिए, थायराइड का इलाज करते रहें और जो मैं मुआविन नुस्खा बता रहा हूँ वो साथ में लें। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला, और इसमें गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम मिलाएं और 1 चम्मच सुबह खिलाया करें। जब आप गोली खिलाते हैं थायराइड की, उससे पहले, उसके साथ या उसके बाद पानी से खिलाया करें और 6-7 महीने तक ये नुस्खा उन्हें दें, और जो भी फ़र्क होता रहे हमें बताते रहें और अपने डॉक्टर को बताते रहें। हमसे बात ना हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमारे डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं। जी अनु, एक बार फिर राब्ते में। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बहन, ज़रा बुलंद आवाज़ से अपनी बात बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, मेरा ये 2 सवाल है। जी मैं थोड़ा, मेरा शरीर थोड़ा वजन है, उम्र है 35-37 साल के, तो हमेशा डेली आपसे आप सूजन आ जाता है, लेकिन आपसे आप उतर जाता है। तो मैंने डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर बोला कि जाके थायराइड और शुगर जांच करा लो। तो मैंने थायराइड शुगर जांच कराई, तो उसमें हमारा नॉर्मल निकला। तो ये सूजन से मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आप तो थोड़ा हकीम साहब से बोलो, कोई इलाज बताएं। जी, दूसरा सवाल आपने ये 2 सवाल हैं, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि जैसे कभी कभी खजली भी होने लगती है शरीर में, गर्मी दे देता है एकदम से, पूरा शरीर में खजली होने लगती है, लगता है कि जैसे इतनी गर्मी दे दिया, वो उलझन और घबराहट हो जाता है। ठीक, शबाना साहिबा, आपका सवाल क्या है? हमें सुन पा रही हैं शबाना? हेलो जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हकीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं महाराष्ट्र से शबाना बोल रही हूँ। हमारे नवासे के लिए सवाल करना है। क्या? हमारा नवासा ने क्या 12-13 साल के, लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। ठीक है, और भी कोई सवाल है? उनकी हाइट नहीं बढ़ रही और खाना वगैरह में बराबर नहीं खाते, उसके लिए सवाल है। और एक नवासी है, वो भी 13 साल की है, बाजू उसको बहुत खुजली है पूरे जिस्म पे। खुजली रहती है? क्या कहा आपने? हाँ, पूरे जिस्म पे, मांडे पे, इस पे नहीं, क्या एलर्जी हो जाती है उसको। एलर्जी हो जाती है और ऐसे निशान पड़ते गोल गोल जैसे, उसके लिए। और हमारा लड़का है 28 साल का, उसको 8-9 साल हो गए, बाजू उसको सर्दी बहुत रहती और ऐसी छींके आती कि बेशुमार छींके, और कोई इलाज ही नहीं, ऐसे गोली ली तो काम होती, वरना वैसे चालू से रहता उसके लिए। ठीक ठीक। जी हकीम साहब, तीनों मसले आपकी खिदमत में। नवासा 12-13 साल का है, हाइट का मसला है, नवासी जो है उसे एलर्जी रहती है, पूरे जिस्म पे दाग धब्बे से निशानात पड़ जाते हैं। 28 साल का बेटा है, नज़ले ज़ुकाम से परेशान है। 28 साल के बेटे के लिए
کھٹی چیزیں 6-7 مہینے کے لیے بند کر دیں، کوئی بھی کھٹی چیز نہ کھائیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے اگر جلدی فائدہ چاہیے تو۔ اور سپستان، عناب، السی، یہ 3 دوائیں ہیں۔ سپستان، عناب، السی، یہ 100 گرام خریدیں، 30 گرام پیپلیں اپنے کچن سے حاصل کریں۔ جو پیپلیں یا پیپلا مول ہندی میں کہتے ہیں، ہمارے گرم مسالوں میں شہتوت نما ہوتی ہے، سوکھا ہوا جیسے شہتوت ہوتا ہے۔ 30 گرام پیپلے اور سپستان، عناب، السی 100 گرام لے کر پاؤڈر بنائیں اور 1 چمچ صبح نہار منہ اور گرم پانی یا چائے کے ساتھ کھلایا کریں، اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت۔ اگر یہ عمل لگاتار 6-7 مہینہ کیا جائے تو بچے کو تندرستی ممکن ہے۔ کھٹی چیزوں پر پابندی رہے گی، اور جن کے کھجلی ہوتی ہے اور چکتے سے پڑتے ہیں، ددوڑے پڑتے ہیں، نشان پڑتے ہیں، ان کے لیے السی کو ہلکا سا بھون لیں۔ السی سبھی خواتین جانتے ہیں، السی کو ہلکا سا بھون کر اس کو پاؤڈر بنا لیں، زیادہ نہیں بھوننی ہے۔ اور یہ السی آپ کو 1 چمچ روزانہ اس مریض کو کھلانی ہے، اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی نمک زیتون، یہ پانی میں ڈالیں۔ نمک زیتون اصلی لیں، اور یہ 2 گلاس پانی میں ڈالیں، اور یہ پانی روز 1 دفعہ یا انشاءاللہ ممکن ہے۔ اور جو ہائٹ کا مسئلہ ہے حکیم صاحب، 12-13 سال نواسے کی عمر ہے، اس کا قد نہیں بڑھ رہا ہے۔ ہاں، بڑے آپ نے توجہ دی اس قد پر۔ ایک آتا ہے گوند مورنگا سفید، یاد رکھیں یہ اصلی لینا لازم ہے۔ اس میں لوگ لال یا پیلا سا کچھ بھی دے دیتے ہیں، مریض کو پتہ نہیں ہوتا اور وہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ تو گوند مورنگا سفید ہی لیں، اصلی ہی لیں، اور 1 گرام روزانہ 1 گلاس دودھ میں ملا کر، پانی میں ملا کر یا ناریل پانی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں۔ دن میں بس 1 بار کافی ہے، 1 ہی گرام دینا ہے، انشاءاللہ شفا ممکن ہے۔ جی، شبانہ صاحبہ کے 2 سوالات۔ ایک تو انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 36-37 سال ہے اور سوجن ہو جا رہی ہے ان کے جسم پہ، انہوں نے ٹیسٹ کروائے، ڈائبٹیز بھی نارمل ہے، تھائرائیڈ بھی نہیں ہے، لیکن وزن جو یہ ان کا وزن بھی بڑھ رہا ہے اور جسم پہ سوجن بھی ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ان کو خارش کا ہے، پورے جسم پر کھجلی محسوس ہوتی ہے، خارش محسوس ہوتی ہے۔ دونوں مسائل کے لیے نسخہ ایک ہے، اور وزن کے لیے بھی اور دوسری ان کی پریشانیوں کے لیے بھی، یعنی خارش اور موٹاپا۔ انشاءاللہ آپ نسخہ لکھیں، آسان نسخہ۔ دیکھیے، السی کو ہلکا سا بھون لیں، السی اور دھنیا ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں۔ اب اس کا 1 چمچ آپ کو کھانا ہے صبح ناشتے کے بعد، اور کھانا اس طرح ہے کہ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، جو میٹھا سوڈا کچن میں ہمارے استعمال ہوتا ہے، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، اور ایک چٹکی میں جتنا نمک زیتون اصلی والا آئے 2 گلاس پانی میں ملا لیں، اور اس کا جو دھنیا اور السی کا پاؤڈر 1 چمچ کھا کر یہ پانی پینا ہے۔ دن میں 1 دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کو کھانے کے بعد استعمال بہتر ہے۔ جی حکیم صاحب، آپ نے بتایا السی اور دھنیا ان دونوں کو ہلکا سا بھون لینا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ کسی وجہ سے وہ بات ہم تک نہیں پہنچ سکی۔ آپ بھون کر پھر پاؤڈر بنا لیں۔ ہاں، پاؤڈر بنا کر 1 چمچ کھانا ہے، دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ۔ نمک زیتون اور ایک جو کھانے کا سوڈا، میٹھا سوڈا ہمارے کچن میں ہوتا ہے، وہ 2 گلاس پانی ملا کر اس کے ساتھ کھانا ہے، یعنی یہ کھا کر وہ 2 گلاس پانی پی لینا ہے، دن میں کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ، کھانے کے بعد لینا بہتر ہے۔ جی فرحین فون لائن پر موجود ہیں، جی بتائیے کیا سوال ہے؟
वो कॉलर जो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सवाल बताएं। आज ऐसा लगता है कि इनसे राब्ता नहीं रहा। आज न जाने राब्ते में क्या खलल है कि कॉलर्स की बात जो है ये उनकी कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रही है किसी वजह से। कभी कभी मौसम का भी इसमें दोष होता है। हकीम साहब, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अलसी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो अलसी में अल्लाह ताला ने ऐसी क्या तासीर, ऐसी क्या खूबी रखी है कि ये बहुत सारी चीज़ों में जो है, बहुत सारी बीमारियों में बहुत कारामद साबित होता है? अच्छा देखिए, अलसी, अखरोट और फिश, मछली, इनमें तकरीबन एक ही जैसे फवायद हैं। हाँ। अब मैं अगर, क्योंकि मैं तो गरीबों का तबीब हूँ, तो मैं अलसी का जिक्र ज़्यादा करता हूँ। मैं अखरोट बोलूँगा तो लोग कहेंगे इतना महंगा, और फिश तो उससे भी महंगी, तो मैं अलसी से काम चलाता हूँ। इसकी जगह पर इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी की रसाई से दूर हो गए हैं, ये चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। अलसी में जो फवायद है वो अजीब व गरीब है। यानी अगर आपको मैं तफसील से बताऊं तो आप भी अलसी को अपने घर में रखने लगेंगे। अगर कॉल आए तो आप ले लेना। जी हकीम साहब, मैं वही सोच रही थी कि आपसे मैंने तफसील की गुजारिश कर तो दी, लेकिन कॉलर्स रूठ जाएंगे। 2 कॉलर्स हैं फ़ोन लाइन पर। हुस्ना साहब आपसे बात करेंगे? ज़रूर करेंगे। आपसे पहले शोभी से बात कर रहे हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी उम्र 24 साल है और मतलब मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ और मेरी अभी रिसेंट में शादी हुई। तो मतलब जो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी भी पढ़ने लिखने में, मैंने बीएससी किया है, बीटीसी भी किया है, सीटेट क्लियर हो चुका है मेरा, आगे भी मैं पढ़ रही हूँ, एमएससी करने वाली हूँ। और मेरे जो ससुर हैं, मेरे जो हस्बैंड है, वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पर ये है कि मतलब मुझे जब से मेरी शादी हुई है तो मेरा सर मतलब घुमा घुमा सा रहता है, और जैसे रिश्ते विश्ते शुरू हुए थे थोड़ा सा, तो मेरा हेयर फॉल तब से बहुत स्टार्ट हो गया है। और जब से मतलब हेयर फॉल स्टार्ट हुआ और सर भी मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बातें होती हैं वो दिमाग में रहती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ, बस यही है कि मेरा बाल बहुत झड़ रहा है। और ये टाइम जब मानसून लगता है, जब बरसात लगती है, तब मेरा हेयर फॉल बहुत स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा। तो आप कुछ ऐसा बताइए कि जिससे मेरा एकदम से मतलब ये हेयर फॉल बंद हो जाए और मेरे बाल अच्छे से ग्रोथ करें। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। जी हुस्ना साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने एक दिन बात की थी अपनी भतीजी के लिए, तो हकीम साहब ने उसको बताया था, वो खुजली और हाथ पैर में जो रिएक्शन के लिए हकीम साहब ने बताया था कि उसको खाने वाला सोडा पानी में डाल के लेना है। तो वो कितने दिन तक लेना है? और हमने काला गोंद, वो उसको जो है काला गोंद हम लोग दे रहे हैं। और हकीम साहब से ये भी पूछना था कि हम अपने शौहर के लिए भी काला गोंद और जामुन गोंद लिए हैं। उनकी शुगर रह रह के बढ़ जाती है, और एक चीज़ और समझ में नहीं आती है, हमारे शौहर को कोई भी चीज़ बड़ी जल्दी नुकसान कर जाती है, उनको लूज मोशन हो जाता है। इससे मतलब थोड़ी इनकी वीकनेस भी बढ़ जाती है। और हकीम साहब से और आप लोगों से एक बात ये भी कहनी कि हम लोग आपका प्रोग्राम इतने शौक से देखते हैं। हमारे शौहर तो 1 मिनट के लिए भी बिल्कुल वो नहीं करते, बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, पूरा प्रोग्राम देखते हैं। और आज आप लोगों के प्रोग्राम में थोड़ी सी कुछ परेशानी है जो कनेक्टिंग में, हकीम साहब की बात ना कभी कभी रुक जाती है, जो सही से पूरी नहीं हो पाती। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और हमें बच्ची के बारे में जरूर बता दीजिए कि उसको कितने दिन तक दें वो सोडा पानी, और काला गोंद तो चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, कितने दिन तक वो खाने वाला सोडा पानी में डालकर बच्ची को देना है? हाँ, जब फायदा हो जाए तक और दें, और फिर उसको रोक सकते हैं। कौन सी यहाँ से फायदा शुरू हो गया होगा और पूरा फायदा होने तक गौनसियात दें। आपके शौहर को मेरा बहुत बहुत सलाम। मर्द हजरात कम जुड़ते हैं, वैसे मेरे साथ ख्वातीन बहुत देखते हैं हमारा प्रोग्राम। मर्द इस वक्त जाने की तैयारी में रहते हैं अपने दफ्तर। और क्या सवाल है इनका? जी, उन्हें वीकनेस भी बहुत ज्यादा है। हाँ, शौहर को ना इनके। जी
डायबिटिक तो है देखिए वो। डायबिटीज को कंट्रोल रखना जरूरी है, और जब 10 आदमी को आते हैं तो थोड़ी कमजोरी आती है उस पर। वो जो घोल पीते हैं उसमें बगैर शक्कर के पीना चाहिए। नमक, शक्कर और वो मिलाकर जो पीते हैं, तो वो ऐसे आदमी को बगैर शक्कर के पीना चाहिए। और डायबिटिक आदमी अंदर से थोड़ा वीक रहता है, गोंद चिलगोजा ले रहे हैं तो डायबिटीज कंट्रोल रहना मुमकिन है। डॉक्टर की दवा भी लें जरूरत पड़ने पर, और उसे भी ना छोड़ें। डायबिटीज का इलाज जिंदगी भर का साथ है। अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं जो उसको मुकम्मल फायदा कर दे। हौसला रखें और पैदल जरूर चलें, चहलकदमी 1 घंटा, सूरज की रोशनी हो तो बहुत बेहतर, सूरज नहीं निकले तब भी आप चलें, और गर्म पानी का इस्तेमाल 5 मरतबा करें। इंशाअल्लाह तंदुरुस्ती की जिंदगी, तमाम जिंदगी गुजार सकते हैं। जी, बालों का झड़ना, ख़ास तौर पर ये मानसून में, बरसात में बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, और ये तकरीबन घर घर का मसला है, ख़ास तौर पर ख़वातीन का मसला है। तो ऐसे में क्या करें हकीम साहब, ग़िज़ाई एतबार से या दवा के तौर पर आपका क्या मशवरा है, क्या चीज़ लेनी चाहिए? कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, ये वही शेर शायद कहा है बशीर साहब ने कि कभी बरसात में शादाब बेलें सूख जाती हैं, हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। तो ख्वातीन इतने बाल संभालते कैसे हैं, मैं तो समझ से बाहर है। तो मेरे बाल ये लॉकडाउन में कभी कभी बढ़ गए तो संभाले नहीं जाते, ऐसे खड़े हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से दबाता हूँ। बहरहाल टूटना बड़ा खराब है, लंबे होते हैं तो टूटते भी हैं। अगर 6-7 बाल से ज्यादा टूटते हैं रोजाना तो ये बीमारी है। इतने बाल सबके टूटते हैं। तो गोंद मोरिंगा सफेद ख्वातीन के लिए अमृत है, कुदरत का सफेद तोहफा है ये। अब ये ना हो कोई इन्हें लाल कलर का दे दे, कोई पीले कलर का दे दे, असली लें गोंद मोरिंगा सफेद। जिनको चाहिए दराजी बालों की और ग्रोथ घन उनका, तो ये 1 ग्राम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल नहीं हो तो लोग मुझसे कोई सर के बालों का नुस्खा ही नहीं पूछे। ये अच्छी चीज़ है, ये दूध में मिलाकर, पानी में मिलाकर, या हैसियतदार हैं तो नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। 1 ग्राम रोजाना बस काफी है। जी, उम्मीद है कि जो भी सवाल का जवाब आप तक पहुंचा। बरसात का मौसम बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है हकीम साहब, इसमें जल्दी अमराज हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि इंसान का जो मैदा है उसकी कारकर्दगी पर असर पड़ता है, कभी जिगर की खराबी हो जाती है। तो बरसात के मौसम में इन तमाम परेशानियों से खुद को दूर कैसे रखें, किस तरह बचा कर रखें? देखिए, मौसम कोई भी हो, लेकिन बरसात का मौसम डॉक्टर्स का मौसम कहलाता है। यानी डॉक्टर अपनी तमन्नाएं पूरी करने के लिए इस मौसम का इंतजार करते हैं। अब इसमें जरासीम बहुत होते हैं, कोई भी जरासीम हो, मच्छर हो, बीमारियां हो, ये हमारे जिस्म का कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी मुकम्मल रखें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत के नुस्खे खाया करें, कम से कम 1 खुराक रोज़। वो नुस्खा जो मैं हमेशा बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम और ये पीपले 30 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें, और जितना ये इसका सफ़ूफ या पाउडर बने उतने ही वज़न के शहद में इसको मिक्स कर दें। चम्मच 12 साल से कम के लोग आधा चम्मच रोजाना गर्म पानी से इस्तेमाल किया करें, इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कायम रह सकता है। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, और इसी तरह आपसे मुलाकात का सिलसिला, आपसे जो आपका फैज़ आम है लोगों तक पहुँचता रहे। बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबसे इजाज़त लेते हैं, नाज़रीन से भी और हकीम साहब से भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।